आज हम एक राइटिंग स्किल सीखते हैं। हर लैंग्वेज का 4 स्किल है, ठीक है। कौनसी भाषा को पढ़िबा पाई हमें 4टी दक्षता नेइजिबा। से स्किल गुडी को हमें आगु जानिछु LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। যদি আমি এই ক্রম রে ଯିବା सीक्वेंस रे आगे लिसनिंग स्किल पूरा करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीकिंग को पूरा करना, पूरा स्किलफुल बनना है इसमें। फिर रीडिंग को जाना, तब राइटिंग को जाना। सो राइटिंग इज द लास्ट स्किल ऑफ ए लैंग्वेज। कब आप राइटिंग करेंगे? जब आप ये 3 स्किल में पूरा होंगे तो आप राइटिंग करेंगे, ठीक है। तो राइटिंग स्किल कब करेंगे शुरू? जब आप ये 3 स्किल में पूरा होंगे। अभी सवाल है, जब आप बचपन में लैंग्वेज सीखा, कोई भी लैंग्वेज, तो आप क्या करके सीखा? याद करो, आपको टीचर कभी सुनाया नहीं साउंड, ठीक है। आपने कभी बोला नहीं, आपने कभी पढ़ा नहीं। इनिशियल स्टेज में, बचपन में शुरू किया, ABCD शुरू किया, तो आपको पहले क्या किया ना? पहले लिखाया, उल्टा सिखाया, इधर से सीख रहे हैं आप। राइटिंग स्किल से आप लैंग्वेज को स्टार्ट किया है, इसीलिए आपका लैंग्वेज ठीक से नहीं हो रहा, ठीक है। सिस्टम क्या बोल रहा है कि हर लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 स्किल है। ये स्किल बेस्ड टीचिंग है और लर्निंग है। आप इसको कंटेंट बेस्ड में नहीं सीखना, ठीक है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका लैंग्वेज डेवलप होगा। प्रैक्टिस में पहला चीज क्या है ना? ध्यान से सुनेंगे। जैसे बच्चा पैदा होने के बाद वो अब्बू अम्मी मम्मी डैडी कैसे बोलता है, उसको तो कोई लिखाया नहीं, फिर बोला कैसे? तो पहले वो ध्यान से सुना। क्लियर हो गए? सो लैंग्वेज बोलता है कि मुझे पहले सुनकर सीखो। पर हमारे क्लासरूम में टीचर्स लोग उसको उल्टा सिखाते हैं। पहले बच्चा को एक नोटबुक में या स्लेट में ऐसे कर देते हैं और बोलते हैं इसको ऊपर ऊपर उसको मड़ा, ठीक है। बच्चा छोटा बच्चा है, उसका हाथ ऐसे ऐसे सीधा नहीं हुआ, बड़ा आदमी लिख सकता है पर बच्चा नहीं लिख सकता। अब वो ऐसे ऐसे करता है तो टीचर उसको पिटता है। फिर बताइए यहाँ पे गलती किसका है? टीचर का, ठीक है। तो हमें याद रखना है राइटिंग स्किल शुरू में नहीं है, समझ में? अभी मैं एक दुकान जाऊंगा, शुगर चीनी लाने, तो मैं दुकानदार को क्या लिख के देता हूँ मते चीनी दरकार नहीं? दुकानदार लिख के देता है आपको कौन दरकार नहीं। तो पहले क्या बोलता है वो? कौन दरकार। मैं क्या किया? पहले सुना फिर बोला। तो ये 2 चीज जो है प्राइमरी स्किल है, जड़ है। अगर ये 2 ना हो, ये बाकी का चीज नहीं होगा। हम उल्टा करते हैं, ठीक है। तो आप पहले लिसनिंग स्पीकिंग को पूरा करना चाहिए। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये हमारा क्लासरूम है, ये क्लासरूम है, ठीक है। हम यहाँ पे लैंग्वेज एक सीखते हैं बीच में। क्यों सीखते हैं? क्या क्लासरूम में यूज होगा? नहीं, ये बाहर समाज में हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समाज में क्या है? लिसनिंग स्पीकिंग, रीडिंग राइटिंग नहीं। पर हम क्लासरूम में ज्यादा क्या करा रहे हैं? रीडिंग राइटिंग। इसीलिए बच्चा का लैंग्वेज नहीं होता। क्लियर हो गए? तो आज हम समझे ठीक से, कोई भी लैंग्वेज आप सीखेंगे पहले उसको ध्यान से सुनेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर का नाम ए नहीं है, ठीक है। आपको बचपन से पढ़ाया गया ये ए है, आज तक ए हो गया, लेकिन इसका एक्चुअल नाम ए नहीं है, ए ही है।
क्लियर हो गए? अगर बचपन से पहले सुना होता तो आज भी बोलते। समझ में आ गए? तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि सीक्वेंस में सीखना है, सीरियल में, प्रॉपर ऑर्डर में। पहले आप ध्यान से सुनेंगे, लिखना तो कोई भी कर लेगा बाद में। अगर आप 4 बार सुनेंगे ध्यान से तो 2 बार लिख सकते हैं। अगर आप पहले लिखेंगे तो कुछ नहीं बाद में लिख सकते हैं। आप मार्क करिए, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है आप याद करके जाते हो, जब आधा याद हुआ लिख दिया, झटपट चला दिया, बाद में जब वो याद ना आया और उसके बाद आप आगे जा नहीं पा रहे। क्यों? आपके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है कि आप और कुछ लिख दें। बात को समझिए। अगर आप सुना होता तो बात बना के लिख सकता, पर सिस्टम में हमारे टीचर्स लोग ज्यादातर लिखा लिखा के बच्चों को लैंग्वेज से दूर कर रहे हैं। समझ गए? तो आज हम राइटिंग स्किल पे जाएंगे। एक राइटिंग स्किल हम लिए हैं, पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? आपको पहले मैं बताऊं, इसको हम तोड़ देते हैं। ग्राफ, ग्राफ का माने राइटिंग, याद रखिए। ठीक है? आप एक चीज पढ़े होंगे, बायोग्राफी, याद आ रहा है? ये पढ़े होंगे। व्हाट इज बायोग्राफी? बायो का मतलब है लाइफ, जीवन। ठीक है? तो बायोग्राफी, ग्राफ का मतलब है राइटिंग, बायोग्राफी का मतलब है एक इंसान के लाइफ हिस्ट्री को और एक इंसान लिखे। जैसे गांधी जी के लाइफ हिस्ट्री को मैं लिखूंगा तो वो हुआ बायोग्राफी। So what is biography? A life history of a person which is written by another person. It is biography. क्लियर हो गए? एक आदमी के जीवनी को और एक इंसान आदमी लिखे, ठीक है, यह है बायोग्राफी। अब आते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या है? ऑटो का मतलब स्वयं, जिसको कहते हैं, खुद, अपने। अब मैं इसको माने समझा देता हूँ, 2 वर्ड। ऑटोबायोग्राफी। एक रिक्शा है जिसको कूलर खींचता है, देखिए रिक्शा को, रिक्शा के 3 व्हीलर रिक्शा में वो बैठ के कूलर जो है कभी वो खींचता है पैदल, नहीं तो चलाता है, तब रिक्शा जाता है, अपने नहीं जाता है, तो हम उसको रिक्शा कहते हैं। ठीक है? और एक रिक्शा है 3 व्हीलर जिसमें आप बैठते हैं, ड्राइवर बैठता है, उसको पुल करना नहीं पड़ता, वो खुद चलता है, जिसको आप ऑटो रिक्शा कहते हैं। क्लियर हो गए? वो स्वयं चलेगा। क्लियर? तो ऑटोबायोग्राफी इसी तरह है, खुद का जीवनी खुद लिखे स्वयं। समझ में आया? The life history of a person which is written by himself or herself is called an autobiography. तो ग्राफ का मतलब पूरा समझ में आया? ग्राफ का मतलब एक लिखा। क्लियर हो गए? चाहे वो आप ज्योमेट्री में लिखो ऐसे ग्राफ पेपर में, चाहे लैंग्वेज में लिखो, वो लिखा। नहीं समझो? तो ऑटोबायोग्राफी एक ऐसा लाइफ हिस्ट्री है जो खुद का खुद लिखेगा स्वयं। अभी हम पैराग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ग्राफ का मतलब क्लियर हो गए? हम सेंटेंस कुछ बनाएंगे पहले और उस सेंटेंस को प्रॉपर ऑर्डर में रखना, ये बड़ी बात है। प्रॉपर ऑर्डर में रखने वाला राइटर वो सही पैराग्राफ लिख सकता है। ये अगर प्रॉपर ऑर्डर ना हो, सेंटेंस आपके पास बहुत है पर आपको सीक्वेंसिंग ठीक से नहीं आता, तो वो पैराग्राफ ठीक नहीं है। आपके मार्क्स कट जा रहे हैं ऐसे राइटिंग में और पैराग्राफ राइटिंग में, ये कम क्यों हो जा रहे मार्क्स? इसका मतलब है आप लिखते हैं ठीक, पर कौन सेंटेंस के बाद किसको रखना है वो पता ठीक से नहीं। तो आज हम उसको ठीक से जानेंगे। तो पैराग्राफ एक ग्रुप है, ठीक है, एक कॉम्बिनेशन है किसका? सेंटेंसेस का। ये प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में होना
करना, जो बनेगा वो पैराग्राफ है। एवरी पैराग्राफ हैज टू मेन थिंग्स, इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखना है। हर पैराग्राफ के दो पार्ट हैं। एक पार्ट को हम मेन आइडिया कहते हैं, जो आपको पैराग्राफ के बारे में मुख्य धारणा देगा, ठीक है। वो एक सेंटेंस में होता है, जिसको हम टॉपिक सेंटेंस भी कहते हैं। अब ऐसे ही में ये काम देता है वो, ठीक है। तो टॉपिक सेंटेंस का दूसरा नाम मेन आइडिया है। इट गिव्स यू द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। पूरे पैराग्राफ का मुख्य चीज उसी में होगा। और ये सेंटेंस कहाँ आएगा, पहले होना चाहिए। इट मे कम एट द बिगिनिंग, शुरू में हो सकता है सेंटेंस, इन द मिडिल, बीच में आ सकता है, और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ, ठीक है। ये एक पार्ट गया। और एक पार्ट क्या है, जो मेन आइडिया है, टॉपिक सेंटेंस है, उसको सपोर्ट करता हुआ और कुछ सेंटेंस आप लिखते हैं। क्लियर हो गए। तो लास्ट में आप उसको सपोर्ट करता हुआ कुछ सेंटेंस लिखेंगे। जो पूरा बनेगा वो पैराग्राफ होगा। और वो सपोर्टिंग डिटेल्स में सहयोग जो करेगा, डिटेल्स विवरणी आप लिखेंगे, उसमें क्या क्या होता है। रीजन कारण होता है, इफेक्ट प्रभाव होता है, प्रूफ प्रमाण होता है, रिजल्ट फल होता है, ठीक है। ये सब एक्सेट्रा ये सब होते हैं। अब पूरा एक पैराग्राफ बनता है, ठीक है। अभी हम एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं सोलर एक्लिप्स के बारे में, ठीक है। तो आप लिखिए पहले। सोलर एक्लिप्स, the earth moves round the sun. The earth moves round the sun. Sometimes the moon comes between the earth or between the sun and the earth. The sun's rays fall on the moon. The moon's shadow falls on the earth and it becomes dark. This phenomenon is called solar eclipse. ठीक है। पहले हम मार्क करेंगे ये पैराग्राफ में कितने सेंटेंसेस हैं, ठीक है। नंबर 1 को हम ऐसे मार्क कर देते हैं, हर सेंटेंस के ऊपर एक नंबर लिख दें। The earth moves round the sun, first sentence. Second sentence है sometimes the moon comes between the sun and the earth. Third sentence है the sun's rays fall on the moon. Fourth में है the moon shadow falls on the earth and it becomes dark. Fifth में है this phenomenon is called solar eclipse. क्लियर हो गए। अभी मैं 5 सेंटेंस को एक ग्रुप किया
और ये 5 सेंटेंस के ग्रुप में सब सेंटेंस एक के बाद एक सीरियल रखा क्रम में। अब आप अगर इसको पढ़ेंगे ठीक से तो आपको अच्छा लगेगा। रीडर राइटर क्यों लिखता है? रीडर क्यों? अब मैं अगर पहले 5 नंबर सेंटेंस को ले जाऊं तो ठीक नहीं होगा। क्लियर हो गए? पहले बोल दूंगा दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स, उसके बाद शुरू करूंगा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, तो ये सीक्वेंस नहीं होगा। आपको याद रखना है पैराग्राफ के समय आपको प्रॉपर ऑर्डर में सीक्वेंस में सीरियल नंबर में सेंटेंस को रखना पड़ता है। ठीक है? और एक चीज इसके अंदर 2 पार्ट है। ठीक है? अब हम ढूंढेंगे ये पैराग्राफ क्यों लिखा गया, किसके बारे में लिखा, कौन इसमें मेन चीज है, कौन सेंटेंस हमें मेन आइडिया दे रहा है। ठीक है? तो अब ढूंढते ये पूरे पैराग्राफ हम क्यों लिखे ना, इसमें मेन आइडिया 5th नंबर सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, ये टोटल चीज आपको बता रहा है, ये सेंटेंस बता रहा है कि टोटल पैराग्राफ सोलर इक्लिप्स के बारे में, टॉपिक के बारे में, और टॉपिक कनेक्टेड सेंटेंस। ठीक है? अब ये प्रक्रिया को आप सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये है इसका मेन आइडिया, टॉपिक बेस्ड सेंटेंस है। टॉपिक बेस्ड सेंटेंस लास्ट में। एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी डेफिनेशन होते हैं उसके टॉपिक बेस्ड सेंटेंस या मेन आइडिया लास्ट में। क्लियर? आप उसको ध्यान देना है। अब देने के बाद ये जो फेनोमेनन लिखा प्रक्रिया, वो प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, होने से क्या होता है, अब ये सब चीज आप ऊपर प्रमाण किए, एग्जाम्पल किए, प्रूफ किए, रिजल्ट आया, इफेक्ट आया। क्लियर? अब हमें और 4 सेंटेंस ढूंढना है, कौन उसके अंदर रीजन है, इफेक्ट है, प्रूफ है, रिजल्ट है, इसी तरह सब हो गए, ऐसी बात नहीं है, उससे कुछ होगा। अभी मुझे बताइए ठीक से कि सोलर इक्लिप्स का रीजन क्या है। तो सेंटेंस में 4 के अंदर है, अगर रीजन ना हो हुआ कैसे? क्लियर हो गए? बताइए, इसमें एक रीजन है, कारण। कौन नंबर सेंटेंस रीजन है? 2 नंबर। क्लियर हो गए? तो आप नंबर 2 सेंटेंस को नीचे लिखकर ब्रैकेट में रीजन। क्लियर? नहीं समझे? हाँ, तो नंबर 2 देकर रीजन लिखिए। तो रीजन क्या है ना, ये आपका सन हो गया। ठीक है? अब सन का ये अर्थ हो गया, मैं लिख देता हूं, ये अर्थ है, ये सन है। ऐसे अर्थ मूव करता है, राउंड करता है सन के चारों। कभी कभी बीच में मून आ जाता है। क्लियर हो गए? अब सन का जो रेज है, किरण है, लाइट है, मून में पड़ता है, और मून का जो डार्कनेस है, अंधेरा, वो अर्थ में पड़ता है। हाँ? तो क्यों पड़ा अंधेरा? रीजन क्या है ना, मून इसके बीच में आ गया तो डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ पाए। समझ में आ गया? ये हो गया रीजन। समझ गए? और रिजल्ट क्या हुआ, ये तो कारण हो गया। जब मून बीच में आया तो सन का रेज मून पे पड़ा, मून का डार्कनेस कहां पड़ा, और ये क्या हो गया? अंधेरा। ये उसका रिजल्ट। ठीक है? अब ये रिजल्ट हो गया। यहां लिखते हैं द सन्स रेज फॉल ऑन द मून, द मून शैडो फॉल्स ऑन द अर्थ एंड इट बिकम्स डार्क। ये रिजल्ट। ठीक है? ये 4th नंबर आपका रिजल्ट बताया, कारण, सॉरी फल बताया। कारण आपका, रीजन आपका 2 नंबर में है। सेकेंड नंबर सेंटेंस gives us the reason of solar eclipse, and 4th number sentence gives us the result of the solar eclipse, and number 3 gives us the effect. Clear?
द सन्स रेज फॉल ऑन द मून। ये आपका प्रभाव बता रहा है। वो हुआ क्या? अब ये टोटल मिलकर क्या बन गया? पैराग्राफ। क्लियर हो गया? सो व्हाट इज पैराग्राफ? पैराग्राफ इज a combination or group of sentences in proper order. It has two main parts. One is main idea or topics and terms. Second one is supporting details. In all supporting details, we have some sentences that gives us information about reason, result, effect, proof, example, etc. Clear? In the total combination is called a paragraph. समझ में आ गई? तो आपको एक पैराग्राफ अगर दिया गया एग्जाम में, बोलेगा टाइटल लिखो, ऐसे भी होता है, तो आप लिखेंगे कैसे? आपको मेन आइडिया ढूंढना। अगर आप मेन आइडिया पाएगा तो टाइटल कैप्शन लिखो। समझ में आ गया ये एक आइडिया? दूसरा आइडिया आपको मैं अभी बताऊंगा, नोट मेकिंग, तो बहुत इंपॉर्टेंट। नोट मेकिंग आप ये क्लास में पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप क्या करते हैं? नोट मेकिंग नहीं करते, नोट टेकिंग करते हैं। जैसे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, क्या करते हैं? टेक करते हैं, और वो टेक के बाद आपका नोट वैसे ही रहा, घर में पढ़ा। आप उसको मेक जब तक नहीं करेगा, क्रिएशन नहीं। ये बड़ी बात। तो अब क्या करता है? टीचर क्लास में पढ़ाता है तो थोड़ा थोड़ा नोट कर लेता है, तो छोटा वर्ड लिखता है, उसको और मेक नहीं करता। जब तक नहीं मेक करेगा, पैराग्राफ नहीं लिख पाए। समझ में आ गया? तो आप घर में शाम को होमवर्क करते हैं, सबसे बड़ा चीज है जो रफ नोट में क्लास में लिख के लेते हैं, उसको फेयर में नोट मेकिंग किया करेंगे अगर, तो आप पैराग्राफ लिख सकते हैं लाइफ टाइम और भूलेंगे। पर आप वो करते नहीं, जो लिखते हैं रफ में वो, ठीक है? तो आप ये बात का याद रहा, ये पैराग्राफ कैसे बनता है। ये आपके लिए नहीं। धन्यवाद।